जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी स्टेट पीसीएस एट्सेट्रा के लिए जो ये बैच हमारा चल रहा है, इसमें हम बहुत ही नई ऊर्जाओं के साथ आपका सिलेबस एक एक करके कवर करने की ओर अग्रसर हैं। साथियों, एक एक करके हमारा एक एक सब्जेक्ट जो है धीरे धीरे किस तरह से समाप्त हो जाएगा और कब हमारा सिलेबस एक बेहतरीन आयाम के साथ पूर्ण हो चलेगा, यह समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि आप सबका प्यार यूं ही बना रहेगा, आप सब साथ बनाए रहेंगे, तो मैं एक एक सब्जेक्ट्स पर उतनी ही मेहनत के साथ आपके साथ मेहनत करने को तैयार बैठा हूं। साथियों, तो यूपीएससी के लिए जो हमारा यह सिलेबस एंशियंट हिस्ट्री का चल रहा है, इसमें हमने कल जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पूरी तरह से समाप्त कर लिया था। उद्देश्य जो इसका यह रहा है कि आप सब तक मुफ्त शिक्षा जो है पहुंच सके और बिना किसी कठिनाई, बिना किसी पैसों की आपत्ति के आप जो है अपने सिलेबस को, अपनी मेहनत को पूरा अंजाम दे सकें। साथियों, कल हमने जो जैन धर्म समाप्त किया था, उम्मीद है आप सब उसे देख चुके होंगे और अपना सिलेबस अपने हाथ से लिख के कवर किए होंगे और उसे दोहराते चलिए, समझते चलिए और पढ़ते चलिए। साथियों, क्योंकि रिवीजन का बहुत महत्व होता है। अगर आप किसी चीज़ को लगातार पढ़ते रहते हैं तो आपके दिमाग में इस प्रकार से वह धंस जाएगा कि आपको फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी रटने की। तो इसलिए बार बार करके उसे आप पढ़ते चलिए ताकि आपकी क्लियरिटी जो है साफ होती रहे। तो उसी क्रम में साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य से आज हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक को, और जो है मगध साम्राज्य की बहुत लंबे दौर तक चलने वाली मौर्य साम्राज्य को भी हम धीरे धीरे जो है समाप्त कर लेंगे और फिर हम आगे अपने सिलेबस को कवर करते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। साथियों, मौर्य साम्राज्य है हमारा आज का टॉपिक, जो कि 322 बीसी यानी कि 322 ईसा पूर्व से 184 बीसी तक जो है इसका समय काल पूरा रहा है। मौर्य साम्राज्य हमारे प्राचीन भारत का बहुत लंबा इतिहास का दौर रहा है। इसके अंतर्गत जो हमें भारत का विकास देखने को मिलता है, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कला संस्कृति आदि के आधार पर हो, बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की है इस साम्राज्य ने। साथियों, तो एक एक करके हम इसकी चर्चा शुरू कर लेंगे। तो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक चलने वाला मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा इतिहास हमारे देश का मगध साम्राज्य का रहा है। तो मगध महाजनपद का यह मौर्य साम्राज्य की हम चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, इसके बारे में सबसे पहले बात आती है कि हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। जो भी इसके बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में जानकारियों का जो स्रोत है, सबसे पहले हम उन स्रोतों के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहला आता है जो साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो यह एक स्वदेशी साहित्य के जरिए भी प्राप्त होता है और विदेशी साहित्यों के जरिए भी इसका हमें जानकारी मिलती है। तो साहित्य की बात करें तो स्वदेशी साहित्य और विदेशी साहित्य दोनों साहित्यों में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम स्वदेशी साहित्यों की बात करते हैं तो इसमें कुछ धार्मिक साहित्य हैं, कुछ धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी हैं। और धार्मिक साहित्यों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उस वक्त के प्रमुख धर्म बौद्ध ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म के अंतर्गत कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, उनसे हमें यह जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ जो है, इनसे हमें जानकारी देखने को मिलती है। साथियों, और उसके बाद जो है पुराण भी उस वक्त जो लिखे गए थे, इससे भी हमें जानकारी देखने को मिलती है उस वक्त की। साथियों, उसके बाद अगर हम बात करते हैं विदेशी साहित्यों की, तो विदेशी साहित्य के अंतर्गत केवल आता है इंडिका, जो मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया था। उस वक्त का यात्री मेगस्थनीज, इसके द्वारा जो इंडिका लिखी गई थी, उससे हमें जो है विदेशी साहित्य की जानकारी मिलती है। और इसमें अगर हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें अर्थशास्त्र एक पुस्तक रही है, और मुद्रा राक्षस जो है एक पुस्तक रही, और वृत्त कथ मंजरी एक पुस्तक रही, और कथा सरित सागर, ये चार मुख्य पुस्तकें धर्मनिरपेक्ष हैं, जो कि किसी धर्म पर आधारित नहीं हैं, यह किसी न किसी विशेष विषय वस्तु पर आधारित हैं। तो इनके अंतर्गत भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। एक एक करके हम समझते हैं सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। अगर हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की साथियों, तो कौटिल्य
उस वक्त मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनको शासक बनाने वाले जो थे उन्हें ही कौटिल्य कहा जाता है, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है और इसके अंतर्गत उन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया है। तो सबसे पहले समझते हैं कौटिल्य के बारे में। इनका जन्म तक्षशिला में हुआ था। इनके माता का नाम यशोमही व पिता का नाम चनक था और पिता के नाम के कारण ही ये चाणक्य कहलाए। अर्थात जो हमें प्राचीन इतिहास में चाणक्य नाम देखने को मिलता है, वे ही कौटिल्य और वे ही विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों, इसमें इससे कई बार यूपीएससी और इस स्टेट पीसीएस के पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चाणक्य के पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, उनकी माता का नाम यशोमही और पिता का नाम चनक था। इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त, नीतिसार, द्विजर्षभ, श्रेष्ठ ब्राह्मण, भारत का मैकियावेली था। इनका अन्य नाम जो था विष्णुगुप्त भी था, द्विजर्षभ भी था और मैकियावेली भी भारत का इन्हें कहा जाता था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, और आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यह कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके अर्थशास्त्र की। चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र की, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 150 प्राधिकरण हैं। प्राधिकरण अर्थात भाग हैं इसमें, यानी 150 इसमें टोटल भाग रहे हैं। इसके जो खोजकर्ता हैं वे आचार्य साम शास्त्री थे। इन्होंने ही अर्थशास्त्र को खोज के निकाला है। 180 प्रकरण यानी उपभाग इसमें शामिल हैं। इसकी जो भाषा है वह संस्कृत है, अर्थात अर्थशास्त्र जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। उसके बाद इसमें जो है 600 श्लोक कुल देखने को मिलते हैं साथियों। 600 श्लोकों से भरी यह पुस्तक हमें देखने को प्राचीन इतिहास की मिलती है साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें, आचार्य साम शास्त्री ने 1905 में मैसूर संग्रहालय से खोजा और संकलित कर 1909 में पहली बार प्रकाशित किया। अर्थात अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यह अच्छे से जो है पूरी की पूरी हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके कुछ भाग हमें मिले हैं जो कि जो है मैसूर संग्रहालय में रखे हुए हैं। 1909 में इसे जो है आचार्य साम शास्त्री ने वहाँ से प्राप्त किया, 1905 में प्राप्त किया और 1909 में जो है इसको अपने अनुसार लिख करके प्रकाशित किया। 1915 में पहली बार इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अर्थशास्त्र के 150 अधिकरणों से हमें मौर्य काल के राजस्व प्रशासन, नागरिक प्रशासन, दीवानी, फौजदारी प्रशासन जो है, गुप्तचर व्यवस्था, दास व्यवस्था, शूद्र व्यवस्था व राजा के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। अर्थात अर्थशास्त्र में हमें मौर्य साम्राज्य के विभिन्न विभागों, प्रभागों आदि की जानकारी हमें उस वक्त की देखने को मिलती है। उसके बाद साथियों अगर हम बात करते हैं तो कौटिल्य ने सर्वप्रथम शूद्रों को आर्य श्रेष्ठ कहा था। अर्थात कौटिल्य जो उस वक्त के अमात्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने जो है सर्वप्रथम शूद्रों को, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भाग बनाए गए हैं समाज में, उसमें जो शूद्र रहे हैं, शूद्रों को इन्होंने श्रेष्ठ बताया है और शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के साथ सेना में भर्ती करने की छूट प्रदान की थी। यानी कि कौटिल्य यानी चाणक्य जो थे, ये पहले ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने शूद्रों को महान बताया, श्रेष्ठ बताया और उनको जो है सेना में भर्ती होने की छूट प्रदान की, क्योंकि उस वक्त शूद्रों को सेना में नहीं दास कार्यों में लिया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं उस वक्त के राजा के सप्तांग सिद्धांत की। राजा के सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 तत्व जो थे वही राजा के सप्तांग सिद्धांत बताया है चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तक में। 6ठे प्राधिकरण में यह हमें देखने को अर्थशास्त्र की पुस्तक में मिलती है। तो चाणक्य के अनुसार जो राजा के सप्तांग सिद्धांत थे, अर्थात राज्य के 7 महत्वपूर्ण तत्व जिस पर राजा को कार्य करना चाहिए, तो उन्होंने जो है राज्य को विस्तृत रूप से बताया है। तो 7 सप्तांगों में सबसे पहला नाम आता है राजा का। उनके अनुसार राजा जो है वह राज्य का सर है, अर्थात चाणक्य ने राजा को जो है राज्य का सर बताया है।
उसके बाद जो है अमात्य या मंत्री को राज्य की आंख बताई है, अर्थात उनका जो मंत्री या अमात्य जो है मुख्यमंत्री, वही जो है राज्य की आंखें होता है, वही राजा को सब कुछ देखकर बताता है कि क्या सही क्या गलत और किस प्रकार से है। उसके बाद बात करते हैं साथियों जनपद या राज्य क्षेत्र की। तो अगला जो सप्तांक का सिद्धांत है वह जनपद या राज्य क्षेत्र है। जनपद या राज्य क्षेत्र को, राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र पड़ता है उसको चाणक्य ने राज्य का जांघ बताया है। उसके बाद जो दुर्ग है, दुर्ग को उन्होंने राज्य की बाहें बताई हैं। दुर्ग अर्थात किला, जहाँ पर राजा निवास करते थे, उस किला को जो है राज्य की बाहें इन्होंने बताई हैं। उसके बाद कोष का बात आता है। कोष अर्थात जो धन का कोष उस वक्त का था, कोष को चाणक्य मुख कहते हैं कि जो मुख है हमारा वह उस वक्त राज्य के कोष के समान है। उसके बाद सेना को उन्होंने मस्तिष्क बताया कि सेना ही जो है किसी राज्य का मस्तिष्क होता है। उसके बाद मित्र को कान बताया है इन्होंने, अर्थात जो एक मित्र होता है वह अपने कान के समान होता है, अर्थात मित्र ही हमें जो है अपनी हमारी शुभ चिंताओं के बारे में सोचता है और वही हमें जो है सही और गलत के मध्य विभेद करके बताता है। तो ये सात सिद्धांत जो चाणक्य ने बताए हैं अर्थशास्त्र में, उनके अनुसार राज्य इन 7 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। यह महत्वपूर्ण 7 तत्व हैं राज्य के, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं भू राजस्व की, जहाज रानी और गुप्तचर व्यवस्था की। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में भू राजस्व की दर 1/6 थी, अर्थात कि जैसे कोई किसान अगर फसल उगाता और अगर उसका जो है 36 किलो अगर मान लीजिए चावल हुआ है तो 1/6 यानी कि 6 जो किलो जो है वह राजा को दान के रूप में या जो है भू राजस्व दर के कर के रूप में प्रदान करेगा। यानी 1/6, 6 में 1 भाग जो है वह 6 भाग में 1 भाग राजा को जो है दर के रूप में दे देगा। यह अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में चलने वाली दर बताई गई है। जहाज रानी का सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र के अनुसार जहाज रानी पर राज्य का नियंत्रण था। जो है जहाज रानी अर्थात पानी में चलने वाले नाव आदि पर जो है राज्य का नियंत्रण था, और उसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें इसी अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला ग्रंथ है। इसमें गुप्तचर विभाग का नाम महामात्या सर्प था। अर्थशास्त्र जो है यह सबसे पहला ऐसा ग्रंथ बना जिसने गुप्तचर प्रणाली के बारे में भी हमें जानकारी दी है। उस वक्त की गुप्तचर प्रणाली के बारे में बताया गया है, और यह बताया गया है उसमें कि उस वक्त गुप्तचर प्रणाली को महामात्या सर्प कहा जाता था। महामात्या सर्प का तात्पर्य गुप्तचर प्रणाली से था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे बन सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। गुप्तचरों को गढ़ पुरुष कहा जाता था, अर्थात जो गुप्तचर रहते थे, जो सूचनाएं समाज से ले आकर राजा तक पहुंचाते थे, उन गुप्तचरों को गढ़ पुरुष कहा जाता था। इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अन्य स्रोत की, जिसमें आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें तो यह विशाख दत्त कृत द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त कृत द्वारा लिखा गया जो है ग्रंथ था। इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का उल्लेख है इसमें। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल बताया है। कुछ विद्वान वृषल का अर्थ शूद्र मानते हैं, अर्थात जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसने चंद्रगुप्त को वृषल कहा है। अब यह वृषल क्या होता है, जब इस पर चर्चा हुई तो कुछ विद्वानों ने बताया कि वृषल शब्द का तात्पर्य शूद्र होता है, अर्थात इनका कहना है कि मुद्रा राक्षस यह कहना चाहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र था। इसमें चंद्रगुप्त को घनानंद का पुत्र बताया गया है, अर्थात इसमें यह कहा गया है कि चंद्रगुप्त ही घनानंद का पुत्र था। इसने उससे सत्ता छीनी नहीं थी, इसने जो है सत्ता जो है पैतृक रूप से हासिल की थी। ढूढ़ीराज नामक मुद्रा राक्षस की टीका में चंद्रगुप्त को घनानंद का पौत्र बताया गया है। ढूढ़ीराज जो एक टीका लिखी गई मुद्रा राक्षस पर ही, मुद्रा राक्षस पुस्तक पर ढूढ़ीराज नामक
टीका लिखी गई। इसके अंतर्गत चंद्रगुप्त को जो है घनानंद का पौत्र बताया गया है, अर्थात वह घनानंद के पुत्र का पुत्र था। उसके बाद बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथों की। तो महावंश बौद्ध ग्रंथ है में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है, यानी बौद्ध ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एक क्षत्रिय रूप में वर्णित किया गया है। और दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ में इसी बात का वर्णन है। जो एक और बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, इसमें भी जो है क्षत्रिय इन्हें बताया गया है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताया गया है। जैन धर्म का परिशिष्ट पर्वन एक ग्रंथ है, इसमें भी चंद्रगुप्त को जो है क्षत्रिय बताया गया है। जैन ग्रंथ एक और है हरिद्वीप, इसमें भी जो है चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया है। इसका अर्थ कि जो है बौद्ध और जैन दोनों जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इससे भी याद रखिएगा कि विशाख दत्त कृत द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में उसे शूद्र बताया गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं विदेशी साहित्यों की साथियों। तो विदेशी साहित्य में सबसे पहले आता है मेगस्थनीज की इंडिका। इंडिका में जो है मेगस्थनीज एक विदेशी यात्री था जो भारत आया था घूमने और यहाँ का दर्शन करने। इसने यहाँ के बारे में इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी और उस भारत के बारे में बताया, तो इससे हमें जानकारी देखने को मिलती है। दूसरी है जस्टिन की इपिटोमी। इपिटोमी एक पुस्तक है जो कि जस्टिन द्वारा लिखी गई, इसमें भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है प्लिनी की प्राकृतिक इतिहास। प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास नामक पुस्तक लिखकर हमें डिस्क्राइब किया है। फिर है प्लूटार्क का विवरण। प्लूटार्क ने भी अपना विवरण दिया। एरियन का वर्णन। एरियन ने एक विदेशी वो रहे हैं जिन्होंने अपना वर्णन भारत के प्रति दिया है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं मेगस्थनीज की इंडिका को साथियों। मेगस्थनीज एक यूनानी विद्वान था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस जो था सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत बनकर यह भारत आया था। यह लगभग 304 बीसी से 299 बीसी तक मौर्य दरबार में रहा था। मुख्यतः यह पाटलिपुत्र में रहा था। इसने अपना वृत्तांत इंडिका में लिखा और जो है इंडिका में इसके बारे में बताया। इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व, राजधानी और शासन प्रबंधन की जानकारी मिलती है। इंडिका के अनुसार भू राजस्व कर 1/4 था, यानी कि 1/4 था। 1/6 जो है जो बताया गया है अर्थशास्त्र में, इंडिका के अनुसार 1/4 है। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि पाटलिपुत्र एक ऐसी राजधानी है जिसकी लंबाई जो है 80 स्टेडिया है और इसके जो उत्तर का साइड है इसमें गंगा नदी है और दक्षिण साइड में सोन नदी है। और इसकी जो चौड़ाई है उसमें 64 तोरण का प्रवेश द्वार है, यानी कि पूर्व साइड से 64 तोरण द्वार के जो है प्रवेश द्वार बनाया गया है, यानी इसमें पार करने के लिए 64 तोरण द्वार जो है पार करने पड़ते हैं। और इसमें 570 बुर्ज थे। यहाँ एक बड़ी खाई बाहर बनाई गई थी, इसे बताया गया है, जिसकी जो चौड़ाई है 185 मीटर है और गहराई जो है 30 हाथ की गहराई थी। यह जो है इसमें बताया गया है। और जो है चौड़ाई की अगर नगर की बात करें पाटलिपुत्र की, तो 15 स्टेडिया चौड़ाई और 80 स्टेडिया लंबाई बताया गया है। इंडिका में यह देखने को हमें मिलता है। यानी स्टेडिया जो एक मानक लिया गया है, इसमें एक स्टेडिया का मतलब 5 किलोमीटर से लिया जाता है। यानी अगर चौड़ाई इसने 15 स्टेडिया बताया है तो यानी कि चौड़ाई 75 किलोमीटर इसमें बताई गई है। इंडिका की अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं साथियों। तो मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेकोडोट्स कहा है। पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन 5 समितियों द्वारा किया जाता था। प्रत्येक समिति में कुल 6 सदस्य थे। इस प्रकार कुल 30 सदस्य थे। इसमें अत्तरायभ मार्ग का विवरण है। यह सड़क सिंध को बंगाल में सोनार गांव से जोड़ती थी। इंडिका की भ्रामक विवरणों की बात करते हैं जो समझ नहीं पाया मेगस्थनीज। 7 प्रकार की जाति व्यवस्था बताया है। इसने कहा दास प्रथा नहीं थी, भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, भारत में अकाल नहीं पड़ता था। यह मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में बताया। तो इसी के साथ साथियों आज की अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। कल से हमारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य शुरू हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी हम कल से शुरू कर देंगे और मौर्य साम्राज्य हमारा उसी के साथ शुरू हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहें कॉमर्स स्टडी के साथ, लगे रहें देश सेवा में साथियों। जय हिंद, जय भारत।